वेलकम बैक। संविधान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके थे और संविधान के जितने विभाग हैं उनका विस्तृत अध्ययन कर चुके थे। आज पुनः इसी क्रम में हम संविधान में सम्मिलित अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद संविधान के स्रोत की क्लास होगी। तो संविधान की अनुसूचियों पर चर्चा करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद 4 संविधान संशोधन हुए और उन 4 संविधान संशोधन प्रथम 52वां, 73वां और 74वां इसके द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। तो 12 अनुसूचियों में क्या क्या विस्तृत प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली ही अनुसूची की बात करें, अनुसूची 1। अनुसूची 1 देश का परिचय, देश में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है, अर्थात राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, वह अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 की बात करें, अनुसूची 2 इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर संवैधानिक पदाधिकारी उनके वेतन से संबंधित 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। तो अनुसूची 2 में जितने भी भारत के उच्च पदाधिकारी है उनके वेतन से संबंधित विवरण दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति के बाद है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन सभी के वेतन के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें, अक्सर वेतन पूछा जाता है, अभी तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछ भी सकता है कि भारत के कुछ पदाधिकारी उनके वेतन कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा वेतन अगर भारत में बात करें तो महामहिम राष्ट्रपति का होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण पद आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों का ही वेतन है वह समान है। 2 ही सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, इन दोनों के सभापति या अध्यक्ष का वेतन एक जैसा है, वह है 4 लाख रुपये। तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है वह 4 लाख रुपये है और राज्यसभा के सभापति का वेतन भी 4 लाख रुपये है। और आपको विदित ही होगा कि राज्यसभा का सभापति है वह उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर संविधान में कोई वेतन एवं भत्तों का उल्लेख नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति उनका वेतन संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है, लेकिन जब राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करते हैं तो उनका वेतन है 4 लाख रुपये, ये इनको याद रखना है। अब आते हैं राज्यों के राज्यपाल। जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं उनका वेतन है 3.5 लाख रुपये। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन है वह आपको याद रखना है 2,80,000 रुपये, यानी कि 2.80 लाख वर्तमान में। और अन्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है, उनका वेतन है 2.5 लाख रुपये प्रति माह। अब बात करें हाई कोर्ट की, यानी कि उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, उनके लगभग बराबर होता है। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वह 2,80,000 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन है वह 2,50,000 रुपये है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वह 2,50,000 रुपये है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश का वेतन समान होता है। अब हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है वह 2.25 लाख रुपये, अर्थात 2,25,000 रुपये अन्य न्यायाधीश का वेतन है। और एक आता है कैग, भारत के कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, ऐसा आपने सुना होगा। इनका वेतन होता है 2,50,000 रुपये। तो ये अक्सर वेतन पूछे जाते हैं, इन वेतन के बारे में आपको याद रखना है। कैग का वेतन भी पूछा जा सकता है। अब अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची 3 है
वह जितने भी पदाधिकारी है उनकी शपथ से संबंधित है। तो पहला राज्य और संघ शासित प्रदेश, दूसरा आता है इसमें दूसरी अनुसूची है वह वेतन से संबंधित है, तीसरी अनुसूची है वह शपथ से संबंधित है, और चौथी अनुसूची है संविधान की, वह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। किस राज्य से और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें, अर्थात राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यह चौथी अनुसूची में आता है। अब दो अनुसूचियां और आती है, पांचवी और छठी, लगभग एक जैसी है, लेकिन पांचवी और छठी में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। पांचवी अनुसूची है वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों पर प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। पांचवी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 244 में है। पांचवी अनुसूची है वह 10 राज्यों पर लागू है। मध्य प्रदेश, इस प्रकार से 10 राज्य हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। इसमें अपना राजस्थान भी है तो इसको भी ध्यान रखना है। तो पांचवी अनुसूची है वह 10 राज्यों पर लागू है, इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 244 में मिलेगा। इन 10 राज्यों में राज्यपाल को विशेषाधिकार है, अर्थात कोई भी कानून है वह राज्यपाल की या कोई भी विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी उस क्षेत्र से संबंधित कानून नहीं बना सकती है। तो राज्यपाल को पांचवी अनुसूची और छठी में भी विशेषाधिकार है। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक है इन क्षेत्रों से संबंधित है या कानून नहीं बनाया जा सकता है। पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के बाद आती है छठी अनुसूची। संविधान की छठी अनुसूची है वह जनजाति क्षेत्र, केवल जनजाति क्षेत्र हैं उन पर विशेष प्रावधान या उपबंध का निर्वहन करती है। इन छठी अनुसूची में राज्यों की बात करें तो 4 राज्य आते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से ये भी आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों से संबंधित हैं, लेकिन ये छठी अनुसूची है वह पांचवी अनुसूची से ज़्यादा ताकतवर है, ये भी आपको याद रखना है। तो पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, पांचवी में 10 राज्य हैं, छठी अनुसूची में केवल 4 राज्य हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब बात करें सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची व्याख्या करती है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र के अधिकार कहाँ तक हैं और राज्य के अधिकार कहाँ तक है, इसका निर्धारण है वह सातवीं अनुसूची में किया गया है। और आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके विषय भी आपको याद रखने हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल मिला के 52 विषय हैं। जैसे कि जनगणना संघ सूची का एक बिंदु है या संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण शब्द पूछा जाए तो यह राज्य सूची का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य हैं, कुछ केंद्र के अधिकार में है, राज्य है और दोनों ही कानून बना सकें तो वह समवर्ती सूची में है। और अवशिष्ट शक्तियां हैं, आगे भी अगर ऐसे कोई विषय बनते हैं तो केंद्र के लिए सुरक्षित है। तो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार या संसद में निहित है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं सम्मिलित की गई है। जब मूल संविधान की बात करें तो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 14 के साथ 1 + 3 + 4 अर्थात 14 पहले थी, फिर 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई। इनको आपको याद रखना है कौन कौन से संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले ही आते हैं हम 21वां संविधान संशोधन 1967। ये तीनों ही संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, तो कुल भाषाओं की संख्या हो गई 15। बात करें 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा जो 71वां था, इसके द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं और जोड़ी गई। ये 3 भाषाएं कौन सी थी? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और भारत की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में एकमात्र विदेशी भाषा है उसको मान्यता प्राप्त है, वो नेपाली है। ये भी जरूर याद रखें, एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992, 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इस 2003 के संविधान संशोधन द्वारा
एक साथ 4 भाषाएं और जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाएं जुड़ने के साथ संविधान में अब भाषाओं की संख्या होगी 8वीं अनुसूची में 22 हो गई है। तो पहले 14, फिर 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई और फिर 4 जोड़ी गई। तो 8 भाषाएं हैं, वह 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन है उनके द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अब आती है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। यह मूल संविधान था उसके बाद जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951। पहले तो ये कब कब जोड़े गए इनको याद रख लें। 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई और यह किससे संबंधित थी ये भी आपको याद रखना है। यह भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची है, इसके बाद बात करें तो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और यह 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। यह दल बदल निरोधी कानून के नाम से भी जानी जाती है, अर्थात दल बदल से संबंधित प्रावधान थे वो इसी अनुसूची में जोड़े गए। 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची है वह लगातार 2 संविधान संशोधन है, 73वां और 74वां। पहली बात करें 11वीं जो अनुसूची है वह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के अंदर जोड़ी गई थी और इसमें पंचायतों की शक्तियां और उसके प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। इस अनुसूची में कुल पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं, उनका उल्लेख मिलता है। तो ये 29 विषय आप जरूर याद रखें पंचायतों से संबंधित। अगला आता है 12वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही जोड़ी गई थी ये, और इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित शक्तियां, प्राधिकार ये सब इसमें सम्मिलित हैं। तो 11वीं में पंचायत हैं, तो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिकाएं हैं। इस अनुसूची में अर्थात 12वीं अनुसूची में कुल मिला के 18 विषय हैं, इनको आपको याद रखना है। अब 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में एक संक्षिप्त विवरण और याद रख लें। दोनों ही अनुसूचियों में 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख मिलता है। 5वीं अनुसूची में भी है, 6ठी में भी है। जनजाति सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 20 सदस्यों वाली होती है, जिनमें 20 सदस्य हैं वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 6ठी अनुसूची में भी जनजाति सलाहकार एवं कल्याण परिषद के गठन का प्रावधान है, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और यह 30 सदस्य वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं होते हैं, यह जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए 6ठी अनुसूची के प्रावधान है वह 5वीं अनुसूची के ऊपर थोड़ी वरीयता रखते हैं, अर्थात 6ठी अनुसूची है वो संविधान में महत्वपूर्ण मानी गई है। और कितने राज्यों से संबंधित है अभी आपने देख लिया। कल हम बात करेंगे संविधान के स्रोत। देखते रहिए, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू।